के न्यूज़ नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फर्जी कॉल सेंटर खोलकर 10,000 रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों से 100 करोड़ की ठगी के मामले में दूसरे राज्यों के पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया। 11 साल से जेल में बंद आरोपी पर नहीं तय हुआ आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, बोला आखिर में इसमें देरी क्यों हो रही है। महामारी के कारण 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े मंदिर को खोलने के लिए भाजपा ने एक बार फिर आंदोलन शुरू किया। सेना ने पड़ोसी देशों से रिश्ते के बीच अपनी जमीनी और आकाशीय सीमाओं को चाक चौबंद बंद करने की तैयारी कर ली। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों सीजेआई एन रमन मंगलवार को शपथ दिलाएंगे। सीओ इंदिरापुरम एवं साइबर सेल अभय कुमार मिश्र ने बताया कि और ठगी के नंबरों को राज्यों और जिलों को पुलिस से साझा करने के बाद कई राज्यों की पुलिस से ठगी के संबंध में गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया। सोमवार को 32 लाख रुपए की ठगी के मामले में वेस्ट मुंबई पुलिस साइबर सेल आई। फर्जी कॉल सेंटर खोलकर 10,000 रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों से 100 करोड़ की ठगी के मामले में दूसरे राज्यों की पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया। सोमवार को वेस्ट मुंबई की पुलिस टीम ठगी के आरोपियों की पूछताछ के लिए गाजियाबाद आई, जबकि ईस्ट मुंबई पुलिस भी एक मामले से पूछताछ के लिए पहुंचने वाली है। सीओ इंदिरापुरम एवं साइबर सेल अभय कुमार मिश्र ने बताया कि ठगी के नंबर को राज्यों और जिलों की पुलिस से साझा करने के बाद से कई राज्यों को पुलिस ने ठगी के संबंध में गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया है। सोमवार को 32 लाख रुपए की ठगी के मामले में वेस्ट मुंबई पुलिस साइबर सेल आई। ईस्ट मुंबई पुलिस एक व्यक्ति को 14 लाख करोड़ रुपए की ठगी के मामले में वारंट लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो गई। मुंबई पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सीओ ने बताया कि मुंबई में कई ठगी के मामले सामने आए हैं। ठगों ने कोलकाता निवासी एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए ठगे थे। तेलंगाना और गुजरात के थानों में भी आरोपियों के खिलाफ कई ठगी के मामले दर्ज है। दोनों राज्यों की पुलिस ने साइबर सेल गाजियाबाद से संपर्क किया। ग्यारह साल से जेल में बंद आरोपी पर नहीं तय हुआ आरोप। पूछा आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। वर्ष 1993 में राजधानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाका के मामले में 11 साल से जेल में बंद एक आरोपी के खिलाफ अभी तक आरोप तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी या तो दोषी ठहरता है या तो बरी कर दिया जाता है। आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। तेजी से सुनवाई के अधिकार को रेखांकित करते हुए शीर्ष अदालत ने अजमेर के विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी कि आखिर हमीउद्दीन के खिलाफ आरोप तय क्यों नहीं किए गए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने विशेष न्यायाधीशों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने की तारीख 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने की निर्देश किया। साथ ही कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि अब तक आरोप क्यों नहीं तय हो पाया। पीठ ने रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति सीधे न्यायाधीश को और एक प्रति राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजने के लिए कहा था। पिछले दिनों हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान आमिर की ओर से पेश हुए वकील शोएब आलम ने कहा कि याचिकाकर्ता 2010 से हिरासत में है, लेकिन आरोप तय नहीं किए गए और ट्रायल शुरू होना बाकी है। उन्होंने कहा किसी को आरोप बिना मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के अधिकारों का दुरुपयोग है। उन्होंने दलील दी है कि विशेष टाडा अदालत को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए थी, क्योंकि निकट भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। हमें अपनी याचिका में 27 मार्च 2019 की टाडा अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज करने की चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने कहा जोखिम की कोई तैयारी नहीं है। कोरोना महामारी के कारण 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े मंदिरों को खोलने के लिए भाजपा ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार को प्रदेश भाजपा आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से राज्य भर के प्रमुख मंदिरों में घंटानाद और शंखनाद आंदोलन कर मंदिरों के कपाट खोलने की मांग की गई। कोरोना महामारी के कारण 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े मंदिरों को खोलने के लिए भाजपा ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार को प्रदेश भाजपा आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से राज्य भर के प्रमुख मंदिरों में घंटानाद और शंखनाद आंदोलन कर मंदिरों के कपाट खोलने की मांग की गई। पुणे में शंखनाद आंदोलन की नेतृत्व करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मंदिर को बंद रखने की सरकार को तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर को बंद रखने और शराब की दुकानों को खुला रखना कितना तर्क संगत है।
वहीं मुंबई में बाबूनाथ मंदिर पर आंदोलन कर रहे पूर्व वित्त मंत्री भाजपा नेता ने कहा कि जिन्होंने टीके को दोनों खुराक ली उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमें केरल से सीख लेने की जरूरत है, जहां ओणम के बाद तेजी से कोरोना संक्रमण फैला है। केंद्र सरकार ने भी त्योहारों पर सख्ती बरतने के निर्देश किए हैं, ऐसे में हमें सावधानी बरतनी होगी। सेना ने पड़ोसी देशों में रिश्तों के तकलीफ के बीच अपनी जमीनी और आकाशीय सीमाओं को चाक चौबंद करने की तैयारी कर ली। सेना इसके तहत मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से 2 आकाश एस मिसाइल सिस्टम और 25 अत्याधुनिक ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आकाश एस मिसाइल इस प्रणालियों का नया स्वदेशी संस्करण है जो दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को 25 से 30 किलोमीटर दूर मार गिराने के लिए सटीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित यह मिसाइल प्रणाली से पहले ही सेना की सेवा में थी। सरकार रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जी जान से जुटी है। सेना भी रक्षा उत्पादन क्षेत्र में मेक इन इंडिया को पूरी तरह मदद कर रही है। इसके लिए उसने कई अहम स्वदेशी हथियारों की खरीदी का ऑर्डर दिया। इनमें से कई तोप और बंदूक का ऑर्डर शामिल है जो आयात को प्रतिबंधित सूची में लगाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सेना देशों में सबसे ज्यादा ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। उसने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसमें सुधार के लिए काफी मदद मिली थी। आने वाले दिनों में इसके आधुनिक संस्करण को सेना में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। DRDO ने हाल ही में आकाश की नई पीढ़ी का मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी खासियत यह है कि इसे काफी ऊंचाई में उत्तरी सीमाओं पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेना अपनी वायु स्ट्राइडन के लिए 25 अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 भी खरीदना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को CJI NV रमन मंगलवार को शपथ दिलाएंगे। यह पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह होगा। 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिला न्यायाधीश शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका है जब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। आमतौर पर नए जजों को शपथ प्रदान न्यायाधीश के कोर्ट रूम में दिलाई जाती है। मंगलवार को 9 नए जजों की शपथ के बाद शीर्ष अदालत में CJI रमन समेत जजों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। शपथ समारोह की DD न्यूज, DD इंडिया और लाइव वेबकास्ट सीधा प्रसारण किया जाएगा। शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पद की शपथ लेने वाले नए न्यायाधीश भी शामिल है। न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवासन, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली और BV नागरत्ना, CT रविकुमार, MM सुंदरेश और PS नरसिम्हा भी इसमें शामिल होंगे। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में पहली महिला CJI बनी थी। जस्टिस नाथ, नागरत्ना और नरसिम्हा CJI बनने की कतार में हैं। 9 नए जजों के नाम को CJI रमन की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 17 अगस्त को हुई बैठक में मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति को लेकर 21 मार्च से जारी गतिरोध खत्म हो गया। इस गतिविरोध के कारण ही 2019 के बाद एक नए जज की नियुक्ति शीर्ष कोर्ट में नहीं हो सकती। 17 नवंबर 2019 को तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की विदाई के बाद यह गतिरोध कायम था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के दिन शहर में एक और हमला होने वाला था। बठीडी से IID के साथ पकड़े गए आतंकी नंदीम ने इसकी साजिश रची थी। रात को ड्रोन हमला होने के बाद दिन में शहर में IID के विस्फोट किया जाने वाला था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन के बाद एक और हमला होना था, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान हैंडलरों की बातचीत को इंटरनेट किया था। इसमें हैंडलरों को यह कहते हुए सुना गया था
कि एक हमला तो कामयाब हो गया, दूसरा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। जिस दिन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ उसी रात बंटेडी से रामबन के रहने वाले नदीम उल हक को पुलिस ने 5.5 किलो आईडीडी के साथ पकड़ा। यह आईडीडी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। इसे नदीम ने बंटेडी से लिया था। बंटेडी में एक शख्स ने आईडी रख दी। इसके बाद नदीम को फोन पर एक वीडियो आया कि आईडी बंटेडी में रखी है। आईडी को 27 जून को दोपहर में शहर में किसी मंदिर के बाहर लगाकर हमला करना है, लेकिन नदीम पकड़ा गया। बाद में जब मामले की जांच हुई तो नदीम के साथ 2 आतंकी और पकड़े गए। ये दोनों शोपियां और बनिहाल के रहने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के दिन पाकिस्तान में एक ही जगह 2 ड्रोन उड़े थे। हालांकि अब तक ड्रोन का रूट पता नहीं चल पाया, लेकिन संभव कि ड्रोन मकवाल बॉर्डर की ओर से आए थे। कोरोना को लेकर कई भविष्यवाणी कर चुके आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अक्टूबर अंत या नवंबर प्रथम सप्ताह तक तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका जताई है। अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि डेल्टा से मजबूत या कोई नया म्यूटेंट आता है तो तीसरी लहर आ सकती है। इस लहर में रोज 1 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। अगर नया म्यूटेंट नहीं आया या कमजोर रहा तो प्रतिदिन 40,000 लोग ही संक्रमित होंगे। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता तो दूर हुए अभी चंद रोज ही गुजरे थे। अब प्रोफेसर मणिंद्र ने सोमवार को नई स्टडी जारी कर तीसरी लहर की संभावना जता दी है। सरकार की ओर से जारी किए जा रहे संक्रमितों के आंकड़े और सीरो सर्वे की मदद से अपने मॉडल सूत्रों के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उनका कहना है कि तीसरी लहर आने पर वैक्सीन न लगवाने वाले 37% लोगों पर अधिक खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हर माह लोग एंटीबॉडी खो रहे हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी तक 9% लोग एंटीबॉडी खो चुके हैं। इन लोगों को भी तीसरी लहर में संभल कर रहना चाहिए। वैक्सीन न लगवाने वाले की तुलना में वैक्सीन लगवाने वालों पर खतरा कम होगा। उनका अनुमान है कि तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी घातक नहीं होगी। इससे पहले उन्होंने अध्ययन के आधार पर अगस्त अंत तक तीसरी लहर के आने की संभावना जताई थी। प्रोफेसर अग्रवाल ने दूसरी लहर से कई अनुमान लगाए जो लगभग सही निकले थे। भारत सरकार थिएटर कमांड के निर्माण पर तेजी से काम कर रही है। इससे रक्षा सुधारों में क्रांति आएगी। यह बात तो सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बलराम जी दास टंडन व्याख्यानमाला के वर्चुअल संबोधन में कहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद बातचीत से हल करना चाहता है। हमारी सरकार अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को एक तरफा कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देगी। केंद्र सरकार सीमा के मुद्दे और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत देश के ताज जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। आतंकवाद के खिलाफ देश के भीतर और जरूरत पड़ने पर सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही करने में भारत सक्षम हो चुका है। बीते वर्षों में भारतीय सेना की कार्यवाही में खासा बदलाव देखने को मिला है। इससे सेना के हौसले बुलंद हैं। सीमा पर सीज फायर की घटनाएं बंद हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की भारत के साथ सीधी लड़ाई की हिम्मत नहीं है, तो भारत को 1000 जख्म देने की नीति पर काम आ रहा है। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांड को थिएटर कमांड या कमांड कहा जाता है। योजना के मुताबिक थिएटर कमांड में सेना, वायुसेना और नौसेना की इकाइयां होगी। ये सभी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक संचालन कमांडर के तहत के साथ काम करेंगे। फिलहाल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग अलग कमान हैं। इस योजना के तहत कम से कम 4 थिएटर कमांड स्थापित किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी हरीश रावत 31 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचने की संभावना है। इस दौरान वे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से मिलेंगे और कैप्टन और सिद्धू की बैठक करवाकर दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा रावत का अन्य बागी मंत्रियों और विधायकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां मुख्यमंत्री के कामकाज को शैली को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं, वहीं कांग्रेस हाईकमान द्वारा कैप्टन को विधानसभा चुनाव का नेतृत्व सौंपने से कैप्टन खेमा काफी उत्साहित है। रविवार को ही सिद्धू के करीबी विधायक प्रगट सिंह ने हरीश रावत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि रावत को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि वह विधानसभा चुनाव की कमान किसी भी नेता को सौंप सकेंगे। दूसरी ओर कैप्टन विरोधी खेमा भी हाईकमान से रुख काफी आहत है। दरअसल प्रगट को यह बात आखिर कर रही थी, जिसमें प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सोमवार को रावत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा
पार्टी के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई राष्ट्रीय चेहरे हैं। पंजाब में भी पार्टी के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और खुद प्रगट सिंह जैसे कई चेहरे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि किसी को अधीर नहीं होना चाहिए, उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या कहना है। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की रुबीना फ्रांसिस फाइनल में पहुंच गई, जबकि तीरंदाज राकेश कुमार पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उनके अलावा शॉटपुट स्पर्धा में भाग्यश्री यादव पदक के लिए अपनी किस्मत आजमा रही है। आज भी कई खिलाड़ियों से पदक जीतने की उम्मीद रहेगी। शूटिंग, निशानेबाजी, तीरंदाजी एथलेटिक्स में कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। बीते छठे दिन भारतीय खिलाड़ियों के 2 स्वर्ण पदक समेत कुल 5 पदक जीते। भारत के जो खिलाड़ी आज अपना दमखम दिखाएंगे उनमें से रुबीना फ्रांसिस, भाग्यश्री यादव, राकेश कुमार, भाविना पटेल और सोनल पटेल सहित अन्य कई एथलीट्स शामिल हैं। भारतीय की रुबीना फ्रांसिस महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई। अब उनसे पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है। राउंड में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा 1/34 फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया। भारत की तरफ से भाग्यश्री यादव अपनी चुनौतियां पेश कर रही हैं। उनमें इस स्पर्धा में पदक जीतने की उम्मीद होती है। इस स्पर्धा में उनका बेस्ट थ्रो 7 मीटर का रहा था, जो कि उनका व्यक्तिगत सबसे अच्छा थ्रो है। फिलहाल वह टॉप 3 में हाजिर है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। आखिरकार 20 साल के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। आखिर विमान अमेरिकी कमांडर राजदूत को लेकर उड़ गया। वही एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन ने स्वीकार किया है वह काबुल से उतने लोगों को ही नहीं निकाल सका जितनी उम्मीद थी। सेना वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई। मैं अपने कमांडरों को अफगानिस्तान में खतरनाक जगहों पर अपनी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे कहा कि जैसे 31 अगस्त काबुल समय की सुबह समय निर्धारित किया गया था और इस मिशन में कोई सैनिक की जान नहीं गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। करीब 1,20,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों को हमारे सहयोगी और संयुक्त राज्य अमेरिका के अफगान सहयोगी को निकाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान से आगे बढ़ने पर क्या उम्मीद करता है, विशेष रूप से यात्रा की स्वतंत्रता दिखाता है। यूएस जनरल केनेथ ने एक मैगजीन में कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी का पूरा होने पर अमेरिकी नागरिकों और अफगानों को निकालने पर सैन्य मिशन के समाप्ति की घोषणा करता हूं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद खूंखार आतंकियों की भी घर वापसी शुरू हो गई। अल-कायदा से पूर्व सरगना उसामा बिन लादेन को बेहद करीबी सहयोगी और आर्म सप्लायर अमीन उल हक 20 साल बाद अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत स्थित अपने घर लौट आए। 9/11 हमले के फौरन बाद लादेन तोराबराई की गुफाओं में छिप गया था। उस वक्त अमीन भी उसके साथ आया था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया था। हक एक लग्जरी कार में नागरहार लौटा तो उसके समर्थकों ने उसका स्वागत किया और वो कार के अंदर से उनका अभिवादन स्वीकार किया। अमीन के काफिले में कुछ तालिबानी आतंकी भी शामिल थे। अमीन अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने के महज एक दिन पहले अभी अफगानिस्तान लौटा था। उसके लौटने के बाद अल-कायदा एक बार फिर ताकतवर बन सकता है। पेंटागन से सवाल किया तो उसके प्रवक्ता ने कहा, ये इंटेलिजेंस का मामला है, हम इस पर कभी कमेंट नहीं करेंगे। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए इस बार जन्माष्टमी बेहद खास बन गई थी। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में कश्मीर पंडितों ने 32 साल बाद प्रभात फेरी निकाली थी। इस दौरान भगवान कृष्ण की कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। वहीं श्रीनगर के लाल चौक में भी जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ लोगों ने नाचते गाते हुए कान्हा के जन्म की खुशियाँ मनाई। हंदवाड़ा में इससे पहले जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रभात फेरी की शुरुआत गणपतियार मंदिर से हुई,
जो जिंदार मोहल्ला जहांगीर चौक मौलाना आज़ाद रोड होते हुए रेजिडेंसी रोड तक पहुंची। कार्यक्रम में शामिल कश्मीरी पंडितों ने कहा कि कश्मीर भाईचारे के लिए जाना जाता है, बाहरी लोग यहां आए और हमारी एकता को देखें। उन्होंने प्रभात फेरी निकालने में मदद करने के लिए स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया। श्रीनगर में जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने जगह जगह प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान कृष्ण भक्त सड़कों पर नाचते गाते नजर आए। महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम की मनपाड़ा वार्ड कमेटी की सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपल पर सोमवार को कुछ अवैध फेरी वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उनके बाएं हाथ की 2 उंगलियां कट गई। हमले के दौरान उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे बॉडीगार्ड की 1 उंगली कट गई। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी अमरजीत यादव को अरेस्ट कर लिया। सोमवार शाम को सहायक आयुक्त कल्पिता अपनी टीम के साथ मनपाड़ा वार्ड कमेटी का दौरा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे अवैध फेरी लगाने वाले कुछ लोगों को दिखा और उन्हें दुकान हटाने को कहा। इससे अधिकारी और फेरी वालों के बीच बहस बढ़ गई। इस बीच अमरजीत यादव चाकू लेकर मौके पर पहुंचा और बिना कोई बात कल्पिता पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले के बाद कल्पित के साथ मौके पर गए अधिकारी डर गए। वारदात के बाद कल्पित की दोनों उंगलियां और उनके बॉडीगार्ड की 1 उंगली सड़क पर काफी देर तक पड़ी रही। इसके बाद सहायक आयुक्त और उनके बॉडीगार्ड को आनंद फानन में ठाणे में वेदांता हॉस्पिटल और फिर जुपिटर हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ अभी भी दोनों का इलाज जारी है। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने अमरजीत यादव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने हो गए हैं। खट्टर ने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता तरफ बलबीर राजेवाल कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते। खट्टर ने इसे कड़वी सच्चाई बताया। खट्टर ने बयान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कैप्टन ने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि भारतीय जनता की पार्टी जिम्मेदार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज ने आपकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे का जग जाहिर कर दिया। खट्टर ने सोमवार सुबह चंडीगढ़ में कहा कि किसानों को हरियाणा सरकार ने तकलीफ नहीं दी है, उनका विरोध केंद्रीय कृषि सुधार कानून से है। हरियाणा का आंदोलन के लिए गलत चुना गया है। इस पर अमरिंदर सिंह ने कहा जिन किसानों पर आपकी सरकार ने लाठीचार्ज किया वो पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा के ही थे। कैप्टन को जवाब देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनसे इस्तीफा मांगने वाले अमरिंदर सिंह कौन होते हैं। इस्तीफा तो कैप्टन को देना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के लिए पंजाब के लोगों को उकसाया। खट्टर ने कहा कि सिंधु और टोकरी बॉर्डर पर सिर्फ पंजाब किसान बैठे हैं, हरियाणा के किसान खुश है। कुछ लोग जो किसी भी बात पर सहमत नहीं होते उन्हें हम जबरदस्ती नहीं मना कर सकते। करनाल लाठीचार्ज पर कैप्टन ने कहा कि शांतिपूर्ण गढ़ से प्रदर्शन करते हुए किसानों पर हरियाणा पुलिस के बर्बरता देख वो हैरान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार की तरफ से प्रायोजित यह लाठीचार्ज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। देश के अन्नदाताओं से इस तरह से शर्मनाक व बहिष्काराना व्यवहार के लिए देश कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।